Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद अपनी क्लास हो रही है। अपना नेक्स्ट जो सीटेट के जो टॉपिक थे, टॉपिक वाइज क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और अब जो क्लास लेंगे वो मैथ पेडागोजी की है। ठीक है, गणितीय शास्त्र 15 मार्क्स का मैथ पेडागोजी का सेशन रहता है। टोटल जो मैथ है वो 13 नंबर का, हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है वो 15 मार्क्स की, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। ठीक है, तो 15 नंबर्स की आपकी मैथ की पेडागोजी रहेगी, उसको रीड करेंगे। मैथ के नेचर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट व्यूज को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी नेचर कैसी है मैथ की, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की नेचर कैसी है। फर्स्ट है जो मैथमेटिक्स की नेचर है वो है लॉजिकली, तार्किक। कैसी, तार्किक है। हम लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैथ की नेचर हमारी कैसी है, लॉजिकली है, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं हम। ठीक है, और तार्किक है, तर्क लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाते हैं। तो तर्क से हमारी क्या है, मैथमेटिक्स की नेचर है। नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्टनेस। नेक्स्ट नेचर कैसी है हमारी, एब्स्ट्रैक्टनेस। एब्स्ट्रैक्टनेस क्या है, अमूर्तता। अमूर्तता, जिन चीजों को हम टच फील नहीं कर सकते, जिन चीजों को टच फील नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो हमारी कैसी है, अमूर्तता। ठीक है, जिन चीजों को टच फील नहीं किया जा सकता वो हमारी अमूर्त में आती हैं, अमूर्तता में आती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टनेस क्या है कि एब्स्ट्रैक्टनेस हमारी अमूर्त है, जिन चीजों को हम टच फील नहीं कर सकते। ठीक है, मैथमेटिक्स की नेचर हमारी कैसी है, अमूर्त है। ठीक है, और जिन चीजों को हम टच फील नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्टनेस में काउंट होती हैं। जैसे कि हमारे मैथ में नियम है, ठीक है, सूत्र है, फॉर्मूला है, थ्योरम्स है, इनको आप टच फील नहीं कर सकते। ठीक है, छोटा बच्चा होता है तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, पहले चीजों को टच फील करके ज्यादा समझ में आता है। लेकिन हमारी मैथमेटिक्स की जो नेचर है, मैथमेटिक्स कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो एब्स्ट्रैक्टनेस है कि ना तो हम मैथ के अंदर नियम्स को, फॉर्मूले को, थ्योरम को, इनको क्या कर सकते, टच फील नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैथमेटिक्स की नेचर है वो हायरार्कियल है। हायरार्कियल, पदानुक्रमित, कि क्रम में चीजें सीखी जाती हैं। क्या है, क्रम में चीजें सीखी जाती हैं, पदानुक्रमित है। ऐसा नहीं है कि आज आपने क्लास मिस कर दी और नेक्स्ट डे जब आप आ रहे हैं तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा वो टॉपिक। डे बाय डे क्या है, जुड़ा हुआ है मैथमेटिक्स। जब तक आपको छोटी चीजें समझ में नहीं आएगी आप बड़ी को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हायरार्की है कि जब पहली चीजें आएगी, छोटी चीज आएगी, तभी आप बड़ी सीख पाएंगे। कि आपने फर्स्ट डे आपकी काउंटिंग हुई जैसे 1 to 10 और नेक्स्ट डे जब आ रहे हैं तो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 11 to 20। ठीक है, तो आप एकदम से जब 1 to 10 तक काउंटिंग नहीं आई तो 11 to 20 को लिख पाना, समझ पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो पदानुक्रमित है। जो मैथमेटिक्स की नेचर है वो हायरार्की नेचर है, पदानुक्रमित है। नेक्स्ट है कि सिंबॉलिकल है। नेक्स्ट क्या है, सिंबॉलिक है, किसमें चिन्हों का यूज होता है। जैसे कि हम परसेंटेज के लिए परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, रेशियो के लिए ये साइन यूज करते हैं, और ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो सिंबॉलिकल नेचर है इसकी कि हम इसमें चीजों को समझाने के लिए या उसको बड़ा ना लिखने के लिए उसमें साइंस का यूज कर लेते हैं। जैसे परसेंटेज हर जगह ना लिखने के लिए, ना लिखे तो परसेंटेज का साइन यूज कर लेते हैं। रेशियो का साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो हम साइंस को चेंज कर लेते हैं। इसलिए क्या है, सिंबॉलिकल इन नेचर है मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, टोल शेप। और इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, आपके सीटेट में टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स पर क्वेश्चन आया हुआ है। टोल शेप क्या है मैथमेटिक्स की, इसको स्पाइरल इन नेचर भी बोल देते हैं, वर्तुलाकार।
ठीक है। टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता है? टोल शेप कि जब तक कि आपको किसी नए कंसेप्ट को सीख रहे हैं, नए टॉपिक को सीख रहे हैं, अगर आपको उस पर मास्टरी करनी है, ठीक है, टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि मास्टरी ऑफ न्यू टॉपिक या न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक पर या न्यू कॉन्सेप्ट पर जब आप मास्टरी कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट के लिए आपका क्या कहलाएगा? प्रीवियस नॉलेज कहलाएगा। ठीक है, जब आप किसी भी न्यू टॉपिक को या नए कंसेप्ट को जब सीख रहे हैं, उस पर मास्टरी कर रहे हैं, तो जब आगे नेक्स्ट कुछ सीखेंगे उसके लिए वो प्रीवियस नॉलेज कहलाता है, प्री रिक्वेस्ट कहलाता है। रिक्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए वो आपका क्या कहलाएगा? प्रीवियस नॉलेज कहलाएगा। जब आप किसी नए टॉपिक को या कोई नेक्स्ट टॉपिक को सिर्फ सीख रहे हैं तो नेक्स्ट सीखने वाले के लिए क्या कहलाएगा? प्रीवियस नॉलेज कहलाएगा। टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि जब आप नए टॉपिक को या नए कंसेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है, वो जब नेक्स्ट सीखेंगे उससे, जैसे 5th क्लास में आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, जब आप 5th क्लास में और 5th क्लास में आप मैथ सीख रहे हैं तो 6th क्लास का जब नेक्स्ट सीखेंगे तो 6th क्लास के लिए 5th का सीखा हुआ ज्ञान आपको प्रीवियस नॉलेज कहलाता है। ठीक है, ये टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग। मैथमेटिक्स की जो नेचर है वो डिडक्टिव रीजनिंग है, निगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक क्या है? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, इसमें नियम से उदाहरण की ओर, और याद करने का तरीका निगमनात्मक नियम से शुरू होता है, तो इसमें नियम से उदाहरण चलेंगे, नी वाला वर्ड ही पहले आएगा। निगमनात्मक नी है तो इसमें भी नी है, नियम से उदाहरण आएगा, उदाहरण से नियम नहीं आएगा। ठीक है, तो रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। और नियम हमारे क्या होते हैं? नियम हमारे अमूर्त होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। नियम हमारे क्या है? अज्ञात है। नियम कैसे हैं? हमारे अननोन है, हम जानते नहीं है, जबकि एग्जाम्पल्स को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ली समझाने के लिए कि कितनी चीजें हैं काउंट करनी है हमें। ठीक है, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, हम इनको टच फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? उदाहरण जो होते हैं वो हमारे कंक्रीट है। ठीक है, इनको हम जानते हैं, ज्ञात हैं ये हमें। ठीक है, तो नियम क्या होते हैं? हमारे अज्ञात होते हैं, अननोन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको टच फील नहीं किया जा सकता। जब भी हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चे को से कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को, उस एग्जाम्पल को हम बच्चे से टच फील करा सकते हैं। बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं तो हम एक चित्र बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एक्चुअल में बच्चे को दिखा रहे हैं, जैसे 5 सेब, हम बच्चे से काउंटिंग करा रहे हैं तो हमने सेब बनाए। ठीक है, ड्राइंग ऐसी है मेरी। ठीक है, तो बच्चे को सेब दिखाकर हम उससे क्या करा सकते हैं? काउंटिंग। ये मैंने सेब बनाए, एप्पल बनाए, तो हम इनको टच फील करा सकते हैं, बच्चे को सेब टच करा सकते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल देंगे वो हमारी टच फील कर सकते हैं, हम कंक्रीट होते हैं। ठीक है, इनको हम जानते भी हैं, एप्पल को जानते हैं तो क्या है ये? कंक्रीट। तो जो हमारे उदाहरण है वो क्या होते हैं? कंक्रीट होते हैं, जनरल सामान्य होते हैं, और नोन जानते हैं हम उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है पर्टिकुलर होते हैं। ये था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा लॉजिकल। ठीक है, जो मैथमेटिक्स की नेचर होती है वो लॉजिकल होती है। ठीक है, तर्क लगाते हैं हम इसमें, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, वो बढ़ती है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? लॉजिकल इन नेचर। सेकंड क्या है? टोल शेप। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है? टोल शेप, कि जब आप नए कंसेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट के लिए आपका क्या कहलाएगा? प्रीवियस नॉलेज कहलाएगा। स्पाइरल भी कह सकते हैं, वर्तुलाकार, कि एक चीज से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हायरार्की इन नेचर, हायरार्कियल इन नेचर, कि पदानुक्रमित है। मैथ की जो नेचर है, मैथमेटिक्स की जो नेचर है वो क्या है? पदानुक्रमित है, कि जुड़े हुए हैं। पहले आपको लेवल
छोटे से चलना पड़ेगा, उसके बाद आप बड़ा लेवल सीखता चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले दूसरे लेवल को ही नहीं सीखा और आप सोच रहे हैं सीधा थर्ड लेवल सीखें तो आपके लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो हायरार्की नेचर है। नेक्स्ट क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है कि हम इसमें डिडक्टिव रीजनिंग नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। कहां से चलते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, एब्स्ट्रैक्टनेस है, अमूर्त है, और अमूर्त हमारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की नेचर क्या है, एब्स्ट्रैक्टनेस है कि उसमें नियम, फॉर्मूले, थ्योरम, इन चीजों का यूज करते हैं हम, तो इन चीजों को टच फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्टनेस है, इसीलिए क्या है, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग है। मैथमेटिक्स की नेचर डिडक्टिव रीजनिंग है। नेक्स्ट क्या है, सिंबॉलिकल है। सिंबॉलिक, हम सिंबल्स का यूज करते हैं। परसेंटेज के लिए हमने परसेंटेज का सिंबल यूज किया, रेशियो के लिए रेशियो का साइन चेंज, सिंबल चेंज ले लिया। ठीक है, तो सिंबॉलिकल है। और नेक्स्ट क्या है कि इसमें हम फॉर्मूले यूज करते हैं, थ्योरम्स का यूज होता है। ठीक है, ये आपका था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है, हम इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एजुकेशन, कि हम टीचिंग मैथमेटिक्स के पढ़ा क्यों रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, सब टॉपिक बताते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इस क्लास में ये सब टॉपिक हम रीड करेंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स की नेचर कैसे, इसको रीड कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि मैथमेटिक्स को हम पढ़ा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। टीचिंग मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है जॉर्ज पोलियो, और इस पर भी क्वेश्चन आपका आया है। जॉर्ज पोलियो का मॉडल दिया है इन्हें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इन्होंने टीचिंग मैथमेटिक्स के एम भी बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका वैन हिले, और हर बार इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वैन हिले थ्योरी है, जियोमेट्रिक थॉट के ऊपर है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट मैपिंग, इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। संप्रत्यय मानचित्रण। नेक्स्ट है कुछ नाम है जैसे कि ऑप्शन में आ जाते हैं, जियो बोर्ड है। ठीक है, अबैकस। नेक्स्ट सिमेट्री, जियो बोर्ड, अबैकस। ठीक है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम रीड करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट जो था हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स वो हो चुका है, अब सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, उद्देश्य क्या है कि आप मैथ को टीच करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसका फर्स्ट उद्देश्य है कि बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है, बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है, बच्चा सोचता है, उसमें हम मैथमेटाइजेशन कर सकें, गणितीयकरण कर सकें। ठीक है, बच्चे की थॉट प्रोसेस में हम मैथ ला पाए। ऐसा नहीं है कि हम मैथ सिखाए जा रहे हैं और बच्चे क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप हो रही, क्रिएटिव नहीं हो रहा बच्चा, उसके अंदर मैथमेटाइजेशन हो सके उसकी थॉट प्रोसेस का, मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन थॉट प्रोसेस, की बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है, बच्चे की सोचने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसको हम उसमें मैथ ला पाए, उसमें मैथमेटाइजेशन कर पाए, उसका गणितीयकरण कर पाए। हिंदी में मैथमेटाइजेशन को बोला जाता है गणितीयकरण, गणितीयकरण कर पाए बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का, बच्चे की सोचने की प्रक्रिया का, बच्चा सोचता कैसा है, उसमें ही हम गणित ला पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो एंजॉय करके मैथमेटिक्स सिखा पाए। लर्न टू, कि चिल्ड्रन सीख पाए, लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स,
कि ऐसा ना हो कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं और बच्चा बोरियत महसूस कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो पा रहा है। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से टीच करना है कि बच्चा उसको एंजॉय करके सीखे। जैसे हम बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं, हम उसको रट्टा ना लगवाएं कि 1 2 3, बल्कि उनको चित्रों के माध्यम से, उनको एक्टिविटी करके हम बच्चे को सिखा पाए वे चीजें, ठीक है, काउंटिंग सिखा पाए। क्योंकि बच्चा जब किसी चीज को शुरू में टच फील करता है या देखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, तो बच्चा क्या है, रिजल्ट बेहतर निकालता है। तो हम मैथमेटिक्स को ऐसा सिखा पाए कि बच्चा उसमें एंजॉय करे, बोरियत महसूस ना करे, डरे ना, उसका डर भागे। ऐसा ना है कि मैथ पढ़ा रहे हैं और बच्चा डरे जा रहा है कि मुझे तो मैथ आएगा ही नहीं, बल्कि हम उसको एंजॉय कर पाए, बच्चा ऐसा मैथ उसको सिखा पाए, ठीक है, बच्चे को। नेक्स्ट क्या है कि मैथमेटिक्स एक हिस्सा होना चाहिए चिल्ड्रंस के लाइफ एक्सपीरियंस का, कि जो हम क्लासेस में मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम क्लासेस में टीच कराते हैं मैथ, वो उसके रियल लाइफ से भी कनेक्ट हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो अलग है और घर में जो उसका मैथ यूज हो रहा है वो अलग है, ठीक है। तो हम बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस से लाइफ एग्जाम्पल देके, रियल एग्जाम्पल देके बच्चे को कनेक्ट कर पाए मैथ सिखाने के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए, मैथ जो है एक हिस्सा होना चाहिए, मैथमेटिक्स बी ए पार्ट, एक हिस्सा होना चाहिए किसका, बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस का, चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस। बच्चे के जीवन में जब वो यूज कर रहा है मैथ, उससे मैथमेटिक्स को ऐसा हिस्सा बना दे कि जो उसके जीवन में मैथ यूज हो रहा है वो उससे कनेक्ट हो, ठीक है। जैसे हम बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो बच्चा डेली यूज में भी मैथ का यूज करता है। जैसे शॉप पे जाता है, पैसे लेता है या देता है, कितने उसको वापस चाहिए, कितने उसने दिए, तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट यूज कर रहा है। तो वह ऐसे ही एग्जांपल हम बच्चे को दे पाए जो उसके लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिसमें वो डेली यूज में मैथ यूज करता है, वैसे एग्जाम्पल देके हम बच्चे को समझा पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे की डेवलप हो पाए लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे की या लॉजिकल बच्चा डेवलप कर पाए। जब मैथ सीख रहा है तो मैथमेटिक्स की जो नेचर थी वो कैसी थी, हमारी तार्किक थी, तो बच्चा तर्क करके सीखता है, ठीक है, तर्क लगाता है टू डेवलप। तो बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसकी सोचने की प्रक्रिया तार्किक हो पाए, ठीक है, अमोंग द चिल्ड्रंस, बच्चों के बीच में बच्चा डेवलप कर पाए अपने तार्किक चिंतन को, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ऊपर लिखते हैं कि बच्चा बेसिक स्ट्रक्चर को, जो मैथ की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। बच्चा बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। मैथ की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारी मैथ के स्ट्रक्चर है, जैसे अलजेब्रा है जिसमें हम एक्स वाई यूज करते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक है जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ या नंबर सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में जैसे हम अपनी शेप्स हैं ट्रायंगल्स की, या ट्रायंगल्स के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, एंगल्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन कोस थीटा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बच्चा मैथ की बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाए, बच्चे को हम ऐसा मैथ सिखाएं जो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाए, बच्चा मैथ से भागे ना, डरे ना, बल्कि ऐसा मैथ सिखाएं, मैथमेटिक्स ऐसा करें कि वो एंजॉय करके सीख पाए उस मैथ को, और बच्चे की थॉट प्रोसेस में मैथमेटाइजेशन ला पाए। यह हमारा मैथ को टीच करने का क्या है, उद्देश्य है, कि इसलिए हम टीच कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स को टीच कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे क्या कर सके, एंजॉय कर सके मैथ को सीखने में, उनके माइंड में, थॉट प्रोसेस में क्या हो जाए, मैथमेटाइजेशन हो जाए, कि बच्चा खेल रहा है तब भी वो मैथ को कनेक्ट कर पा रहा है उसके साथ, ठीक है, बॉल्स काउंट कर रहा है, बैट लेके आ रहा है या कुछ और कर रहा है, जो खाने बना रहे हैं खाने से साथ खेल रहा है, तो उनको काउंट कर पाए, हर चीज में वो मैथमेटाइजेशन कर पाए, गणितीयकरण कर पाए, उसके थॉट प्रोसेस में ही मैथ आ जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, और डेवलप कर पाए हम उसके लॉजिकल थिंकिंग को बच्चे की, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो हमारा है जॉर्ज पोलियो का, ठीक है, जॉर्ज पोलियो का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, और इस पर पिछली बार जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट है
जॉर्ज पोलियो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल सिद्धांत, ठीक है, कि समस्या समाधान करने का जो सिद्धांत है कि समस्या को समाधान करते हैं, इसमें स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप इसने डिस्क्राइब किए हैं, इसमें 4 स्टेप बताए हैं कि सबसे पहले हमारे सामने क्या आती है, एक समस्या आती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, तो सबसे पहले हम उसको प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं, समझते हैं उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इन्होंने जॉर्ज पोलियो ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया है और उसमें इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप बताए हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तो हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि है क्या ये। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि जो भी समस्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट, जब हमें वो समस्या समझ में आ जाती है, समझ में आएगी तभी तो सोल्व करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसको सोल्व करने का हम एक प्लान बनाते हैं। आज मैं आपको एक क्लास दे रही हूँ, उससे पहले लेसन प्लान बनाया जाता है कि मैंने कैसे एग्जाम्पल देनी है, कैसे मुझे टीच करना है, ठीक है, पहले मैंने कौन सा टॉपिक कराना है, फिर कौन सा सब टॉपिक कराना है, तो लेसन प्लान बनता है, ठीक है। आपने बीएड डीएलएड में पढ़ा है लेसन प्लान। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं, मेक ए प्लान। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लान बनाने के बाद जब प्लान बन जाता है तो अप्लाई किया जाता है। कल मैंने प्लान बनाया है, ठीक है, मैंने रीड आउट किया कि मैंने ये टॉपिक करानी है, ये क्लास लेनी है, आज मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, ये 3rd स्टेप है, ठीक है। तो उस प्लान को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है या फिर कैरी आउट प्लान या द प्लान, ठीक है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप एक योजना बनाएंगे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट में जब प्लान बन जाता है तो उसको आप अप्लाई करते हैं, अप्लीकेबल करते हैं, कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम जज करेंगे, रीचेक करेंगे, ठीक है, रीचेक करेंगे, ठीक है, या फिर लुक बैक टू द प्रॉब्लम या सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन। कि जो प्रॉब्लम हमने थी उसको समझा भी, फिर प्लान भी बनाया, फिर मैंने अप्लाई भी कर दिया, उसके बाद में क्या करूंगी, जज करूंगी कि जो मैंने सॉल्यूशन निकाला वो कितना सही है और कितने बच्चों को समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट क्या किया, मैंने प्लान बनाया कि कल मैंने ये क्लास आपको देनी है मैथ पेडागोजी की, आज मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, उसको अप्लाई किया कि जो मैंने अपना प्लान बनाया था उसी अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट क्या करूंगी, फिर मैं चेक करूंगी कि कितना वो बच्चों को समझ में आया, ठीक है। जज करेंगे कि जो मैंने प्लान अप्लाई किया, जो मैंने सॉल्यूशन निकाला उस प्रॉब्लम का, वो कितना सही है, कितना ठीक है, कितना बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, रीचेक करते हैं, लुक बैक देते हैं या जज करते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज पोलियो ने प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है उसके 4 मॉडल दिए हैं, 4 मॉडल नहीं, उसने 4 स्टेप बताए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इनका तरीका, कि इसको लगाने का तरीका 4 दे देगा कि इनमें से कौन सा तरीका क्या है सही है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ठीक है। आगे पीछे लिख देगा, पहले में अंडरस्टैंड लिख देगा, नेक्स्ट में मेक ए प्लान लिख देगा और एक में 4 ऑप्शन सही दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, नेक्स्ट में उसको सोल्व करने का हम एक प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। नेक्स्ट में हमने जो योजना बनाई कि हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, पहले नियम लिखना है, नियम से उदाहरण चलना है, या पहले उदाहरण लिखना है फिर नियम से चलना है, तो हम फिर उसको अप्लाई करते हैं, जैसा हमने प्लान बनाया वैसे उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, रीचेक करते हैं, लुक बैक देते हैं, हम कि हमारा जज करते हैं कि हमने जो प्लान बनाया, जो अप्लाई भी कर दिया, वो कितना सही रहा, रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पोलियो ने ही टीचिंग मैथमेटिक्स के 2 एम बताए हैं। जॉर्ज पोलियो ने कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसके 2 एम बताए, ठीक है, जो उद्देश्य है उसी में है ये, ठीक है, नैरो और ब्रॉड है।
जॉर्ज पोलियो ने मैथमेटिक्स को टीच करने के 2 उद्देश्य बताए हैं। एक उद्देश्य हमारा नैरो एम्स है और दूसरा है ब्रॉड एम्स। नैरो एम्स कि बच्चे को हम FLN, जैसे NCF भी कहता है कि बच्चे को FLN का ज्ञान करा पाए। FLN क्या है आपका? फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, कि बच्चे को हम रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक का ज्ञान करा पाए। हमारा NCF भी कहता है कि बच्चे को हम रीडिंग करा पाए, कि बच्चा पढ़ पाए, राइटिंग बच्चे को लिखनी आ जाए और बच्चा अर्थमेटिक का ज्ञान हो जाए, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, कि बच्चे को इतना तो आए कि वो जोड़ घटा गुणा भाग सीख पाए। ठीक है, तो इतना ज्ञान हम बच्चे को करा पाए, तो ये क्या है? हमारे नैरो एम्स है। ठीक है, छोटे उद्देश्य हैं। ठीक है, नैरो एम्स जैसे हमारे एजुकेशन में भी होता है कि बच्चे को क्लास पास करनी है, वो क्या है? हमारा एक नैरो एम्स है। बच्चे ने 6th क्लास पास की, 7th की, ये हमारे नैरो एम्स है। ठीक है, ब्रॉड एम क्या है? ब्रॉड एम क्या है? कि बच्चा क्या है? मैथमेटिकली सोच पाए। थिंक मैथमेटिकली, कि बच्चा क्या है? मैथमेटिकली सोच पाए। बच्चा क्या है? लॉजिकल डिस्कशन कर पाए, लॉजिक तार्किक डिस्कशन कर पाए। ठीक है, ठीक है, बच्चा लॉजिकल डिस्कशन कर पाए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए, बच्चा खुद बिना किसी की हेल्प के फाइंड द सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, किसी प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा खुद ढूंढ पाए, लॉजिकल डिस्कशन कर पाए। ठीक है, ग्रुपिंग में मैथमेटिकली सोच पाए बच्चा, ये हमारे ब्रॉड एम है। ठीक है, कि बच्चे की थॉट प्रोसेस में मैथमेटाइजेशन हो जाए, ये हमारे ब्रॉड एम है। ठीक है, नैरो एम क्या है? कि क्लासेस को पास करना, या बच्चा जोड़ घटा गुणा भाग सीख गया, मैथ की काउंटिंग सीख गया, ये बेसिक है। ठीक है, ये हमारे नैरो एम्स है। और ब्रॉड क्या है? बड़ा एम्स है, कि बच्चा मैथमेटिकली सोचे। ठीक है, जो भी खेल रहा है, कहीं भी खेल रहा है, उसमें मैथ को इन्वॉल्व कर पाए। ठीक है, लॉजिक डिस्कशन कर पाए। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा निकाल पाए, ये क्या है? ब्रॉड एम्स में आते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चा एब्स्ट्रैक्टनेस को अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए एब्स्ट्रैक्टनेस को। बच्चा कंक्रीट चीज़ों को तो फिर भी समझ पाता है, लेकिन जिन चीज़ों को टच फील नहीं करता, ठीक है, उसको समझने में उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो बच्चा अमूर्त चीज़ों को भी समझ पाए, एब्स्ट्रैक्टनेस को भी समझ पाए। और हमारे मैथमेटिक्स की नेचर भी एब्स्ट्रैक्टनेस ही है, कि नियम को, फॉर्मूले को, थ्योरम्स को, इनको बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, ये हमारे क्या है? ब्रॉड एम्स है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो हमारा वैन हिले का है। ठीक है, वैन हिले ने जियोमेट्रिक थॉट के ऊपर क्या दिया है? थ्योरी दी है, वैन हिले थ्योरी है। वैन हिले थ्योरी है, वैन हिले ने अपना सिद्धांत दिया है। और ये जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ठीक है, तो जरूर रीड करके जाएं। वैन हिले जो थ्योरी है किसके ऊपर बेस्ड है? जियोमेट्रिक थॉट के ऊपर। इन्होंने अपनी थ्योरी में 5 स्टेप बताए हैं और बताया है कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। वैन हिले थ्योरी में इन्होंने 5 स्टेप दिए हैं और कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ही बच्चा सीखता है। और जियोमेट्री को कैसे सीखता है उसके बारे में इन्होंने बताया। वो जो स्टेप है, फर्स्ट है आपका विजुअलाइजेशन, सेकंड है आपका एनालिसिस, थर्ड स्टेप है आपके, थर्ड के 2 नाम हैं। नेक्स्ट पहला है इनफॉर्मल डिडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्टनेस। और फोर्थ है आपका फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। और फिफ्थ है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फर्स्ट 3 ही है, फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन में क्या करता है? विजुअल, विजुअल का मतलब है देखकर, ऑब्जर्व करते, अपीयरेंस करके उन चीजों को क्या करता है? देखता है, समझता है। फर्स्ट क्या है? जो भी शेप्स हैं ज्योमेट्री में, उनको अपीयरेंस के थ्रू सीखता है।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, डिस्क्राइब शेप, जो शेप्स का वर्णन करता है, जिन जिन आकृतियों का वर्णन करता है, ठीक है, जिन जिन आकृतियों को देखता है उन देखने के आधार पर इन आकृतियों का वर्णन करता है। ये किस पर बेस्ड है, अपीयरेंस के ऊपर, ऑब्जर्व के ऊपर, कि बच्चा क्या करता है, देखकर उन शेप्स को डिस्क्राइब करता है, देखकर, विजुअली देखकर, विजुअल का मतलब आंखों से देखकर या ऑब्जर्व करके बच्चा क्या करता है, उन शेप्स को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस में उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर उन शेप्स को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब शेप्स किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज के आधार पर। कि प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, प्रॉपर्टीज के आधार पर उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जान पाता है कि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये आयत की प्रॉपर्टी है। उन प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या करता है, उन शेप्स को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट में रिलेशन फाइंड आउट करता है। रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है उन प्रॉपर्टीज के बीच में भी, और मतलब काफी सारी उसके पास क्या है, शेप्स हैं, तो उनमें रिलेशन लगाता है कि सभी आयत क्या है, वर्ग हैं, और सभी वर्ग क्या है, आयत हैं, बल्कि सभी आयत क्या है, वर्ग नहीं है। तो रिलेशन फाइंड आउट करता है दो चीजों के बारे में, इसमें वर्ग और आयत बता पाता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग उसको प्रॉपर्टी के आधार पर बता देता है कि ये स्क्वायर है और ये क्या है आपकी रेक्टेंगल, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये आपकी रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बता पाता है प्रॉपर्टीज के आधार पर, जबकि इसमें रिलेशन फाइंड आउट करता है कि। नेक्स्ट है फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में वो फॉर्मूले को, नियम के आधार पर इन सूत्र को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, समझता है, या इनको की, ठीक है, फॉर्मूला, थ्योरम, सूत्र, नियम, रूल, इनके बारे पर बेस्ड है, ठीक है, फॉर्मल डिडक्शन। और रिगर क्या है, इसमें मैथमेटिक डिस्कशन को कर पाता है, इसमें मैथमेटिक डिस्कशन के बारे में सोच पाता है। तो ये क्या है, लास्ट टू आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट थ्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट में विजुअल करके उन चीजों को समझता है, देखकर समझता है, ठीक है, शेप्स का डिस्क्राइब कर पाता है, जो भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जो शेप दी हुई है उनको विजुअल करके समझ पाता है। नेक्स्ट क्या, एनालाइज, इसमें प्रॉपर्टी के आधार पर उनको क्लासिफाई कर पाता है शेप्स को। नेक्स्ट में इनफॉर्मल डिडक्शन, उन जितने भी शेप्स दी गई उनमें रिलेशन भी फाइंड आउट करता है, रिलेशन के आधार पर भी और प्रॉपर्टी के आधार पर भी क्या करता है, उनको शेप्स को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है, देखें, नेक्स्ट देखें, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी आपको बताई गई है वैन हिले थ्योरी की, ठीक है, वैन हिले थ्योरी ऑफ जियोमेट्री थॉट के ऊपर 5 लेवल आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट लेवल क्या कहता है आपका, विजुअलाइजेशन, कि आप चीजों को डिस्क्राइब करके सीखेंगे, लिखा हुआ है शेप्स और क्लासेस ऑफ शेप्स, ठीक है, तो आप विजुअलाइजेशन में शेप्स को क्लासेस कर पाएंगे, विजुअल के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर, ऑब्जर्वेंस के आधार पर आप उनमें शेप्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनालाइज, इसमें आप प्रॉपर्टीज के आधार पर, लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके आधार पर आप डिस्क्राइब कर पाएंगे शेप्स को, उन शेप्स की प्रॉपर्टीज के आधार पर। नेक्स्ट है इनफॉर्मल डिडक्शन, रिलेशनशिप अमोंग प्रॉपर्टी, कि वो जो प्रॉपर्टी हमने सेकंड में सीखी उनके बीच में हम रिलेशन कर पाएंगे। हमने स्क्वायर की और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो सीख ली, लेकिन में रिलेशन अब हम थर्ड स्टेप में फाइंड आउट करेंगे उन दोनों में क्या रिलेशन है, कि इस स्क्वायर को हम वर्ग नहीं कह रहे, जबकि सॉरी इस स्क्वायर को हम रेक्टेंगल नहीं कह रहे, और रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर क्यों नहीं कह रहे, तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिडक्शन, डिडक्शन में हम डिडक्टिव सिस्टम, प्रॉपर्टीज का जो डिडक्टिव सिस्टम है उसको सीखते हैं, और रिगर में हम एनालिसिस करते हैं डिडक्टिव सिस्टम की, जो हमने अप्लाई किया, या हम मैथमेटिक प्रोसेस को सीख पाते हैं, ठीक है, और ये जो लास्ट 2 स्टेप हैं ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिडक्शन में, फॉर्मल डिडक्शन में हम क्या करते हैं, अटेन लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, एबिलिटी लगाते हैं, थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, और रिगर में हम मैथमेटिक प्रोसेस को सीखते हैं। ये 5 स्टेप थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आकृति के आधार पर एक, नेक्स्ट है कि आकृति के आधार पर हम इन चीजों को सीखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें विजुअल करता है, ट्रायंगल है, इसने ये देखी, ये देखी,
तो इनको देख रहा है, ठीक है, विजुअल कर रहा है, अपीयरेंस के आधार पर इनको बता पाता है कि ये क्या है, ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल नहीं लगते, ठीक है। तो ये फर्स्ट में कह सकते हैं आप, या जीरो में भी स्टेप में भी कह सकते हैं विजुअलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट या जीरो स्टेप जो आपका विजुअलाइजेशन है। सेकंड है कि वो इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर इनको बता देता है कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, बल्कि ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है, कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको बता पाता है, ओनली इसमें इसको प्रॉपर्टीज का ज्ञान है, उसी के आधार पर ये डिस्क्राइब करता है शेप्स को, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट में क्या करता है, स्क्वायर भी है साथ में, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, तो इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर पाता है कि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्यों नहीं है, या रीजन भी वो ढूंढ पाता है, उनमें दोनों में रिलेशन बता पाता है कि सभी स्क्वायर्स जो हैं वो आयत नहीं कहलाते, रेक्टेंगल नहीं कहलाते, जबकि सभी रेक्टेंगल हमारी क्या कहलाती हैं, आयत कहलाती, सभी रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर कहलाते हैं। उल्टा बोल गई शायद, कि जो स्क्वायर हैं सभी स्क्वायर्स क्या कहलाते हैं, हमारे रेक्टेंगल कहलाते हैं, जबकि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं कहलाते। रीजन क्या है कि स्क्वायर्स चारों भुजाएं क्या होती हैं, स्क्वायर की बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल क्या है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इनमें रिलेशन कर पाता है कि जो सभी स्क्वायर है, ऑल स्क्वायर है, वो हमारे क्या है, रेक्टेंगल है, बल्कि ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, बल्कि सभी स्क्वायर हमारे रेक्टेंगल भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर है, ठीक है। तो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाते हैं, बल्कि सभी रेक्टेंगल क्या है, हमारे स्क्वायर नहीं कहलाते। तो इनके बीच में वो रिलेशन फाइंड आउट कर पाता है कि क्यों है ऐसा, ठीक है। ये 3 स्टेप क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सब टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा कंसेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है हमारा कंसेप्ट मैपिंग, संप्रत्यय मानचित्रण। कंसेप्ट मैपिंग, संप्रत्यय मानचित्रण। कंसेप्ट मैपिंग, संप्रत्यय मानचित्रण क्या है। कंसेप्ट मैपिंग एक सिमेटिक ड्राइंग है। क्या है, सिमेटिक, सिमेटिक ड्राइंग है, ठीक है, जिसमें हम कंसेप्ट के बीच में रिलेशन को शो करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इन विच शो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को शो करते हैं किसके बीच में, कंसेप्ट के बीच में, किसी टॉपिक के बीच में। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होने लगे। रिलेशनशिप सिस्टेमेटिक ड्राइंग है, ठीक है। संप्रत्यय मानचित्रण क्या है, जिसमें हम सिस्टेमेटिक ड्रॉ करते हैं, चित्र बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंसेप्ट के बीच में या टॉपिक के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन को शो कर पाते हैं। मैपिंग का मतलब मानचित्र तैयार करते हैं या ऐसा डायग्राम या ड्राइंग करते हैं जिसमें हम कंसेप्ट के बीच में रिलेशन को शो करते हैं। और इसको कौन बना सकता है, इसको टीचर भी बिल्ड कर सकता है। कौन बिल्ड कर सकता है इसको, टीचर भी कर सकता है, टीचर्स के द्वारा भी हो सकता है, बाय टीचर, बिल्ट बाय टीचर, या फिर लर्नर जो सीख रहा है, ठीक है, वो भी इसको बिल्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हायरार्की नेचर होता है, पदानुक्रमित होता है, क्रम से बनता है कि फर्स्ट स्टेप आएगा फिर सेकंड आएगा, तो हायरार्कियल इन नेचर, ठीक है। तो हायरार्की पदानुक्रमित, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसको टीचर भी बिल्ड कर सकता है और लर्नर भी बिल्ड कर सकता है। अगर इस मेथड से हम पढ़ाते हैं तो हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, सक्सेसफुली हो जाती है। इस मेथड को यूज करते हैं, मेथड दैट मेक्स, कि मेथड क्या कर देता है, हमारी लर्निंग को क्या कर देता है, सक्सेसफुल कर देता है। कंसेप्ट मैपिंग क्या है, इस मेथड से अगर हम टीच करते हैं तो बच्चा क्या है, सक्सेसफुली लर्न कर पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, कंसेप्ट में जब हम हायरार्की इन नेचर चलते हैं, ठीक है, हायरार्की इन नेचर चलते हैं, जब हम किसी नए कंसेप्ट को सिखा रहे हैं तो क्या है, प्रीवियस नॉलेज से अटैच होता है, ठीक है।
तो उस कंसेप्ट मैपिंग में क्या है, सिमेट्रिक ड्राइंग होती है जिसमें हम कंसेप्ट के बीच में रिलेशन को शो करते हैं। इसको कोई भी बिल्ड कर सकता है, कोई भी बना सकता है। कंसेप्ट मैपिंग को टीचर भी कर सकता है, लर्नर भी कर सकता है। हायरार्की होता है, पद से होता है, फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड लेवल से होता है, ठीक है। और अगर इस मेथड से टीच करते हैं हम तो लर्निंग क्या होती है हमारी, सक्सेसफुल होती है। और क्या होता है, जब हायरार्की है तो पदानुक्रमित है तो जुड़ा हुआ है प्रीवियस नॉलेज से, हमारा क्या है, नया ज्ञान जुड़ा हुआ है। जो नया कंसेप्ट है वो हमारे पिछले टॉपिक से, प्रीवियस टॉपिक से क्या है, कनेक्ट हो पाता है। तो इसमें हम न्यू टॉपिक को कनेक्ट कर पाते हैं प्रीवियस नॉलेज के साथ, अपने पूर्व ज्ञान के साथ हम इसमें कनेक्ट कर पाते हैं। इट कनेक्ट अपना जो न्यू कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट कर पाते हैं किसके साथ, अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ। प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या कर पाते हैं, उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये था हमारा कंसेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट सिमेट्री क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, या तो हम कोई भी हमारे पास जो शेप दी हुई है या तो उसको एक्स एक्सिस के थ्रू काटते हैं या फिर उसको वाई एक्सिस के थ्रू काटते हैं, ठीक है। कोई भी शेप है, चाहे उसको एक्स एक्सिस के थ्रू काटें चाहे उसको वाई एक्सिस के थ्रू काटें, ठीक है, तो क्या करें, वो दोनों साइड क्या हो, सेम कटे, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के बराबर काटते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल इसके समान कटा है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये दोनों हिस्से क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे, वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्री। अगर वाई एक्सिस के थ्रू भी काटते हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, सेम है। मतलब किसी कोई भी शेप है, अगर उसको कट करते हैं बीच में से तो वो दो समान टुकड़ों में कट जाए तो क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी फाइंड आउट करते हैं मैथ में, ठीक है। तो लाइन ऑफ जितने सिमेट्री पार्ट बनेंगे, तो जितनी लाइंस के थ्रू बने वो हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रेसिलेशन। ट्रेसिलेशन हिंदी में बोलते हैं इसको चौपड़। अब है क्या ये ट्रेसिलेशन, आपको जो ऑप्शंस आते हैं उसमें ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रेसिलेशन की कोई भी आकृति, ठीक है, सॉरी, आकृति का क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। कोई भी शेप है आपकी, ठीक है, वो रिपीट होगी ओवर एंड ओवर अगेन। शेप इज रिपीटेड, कैसे, ओवर एंड ओवर अगेन, कि बार बार वो आकृति क्या होगी, रिपीट होगी किसी प्लेन के अंदर, ठीक है। ये आकृति क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। कैसे, बिना किसी को ओवरलैप किए, ठीक है। ठीक है, ट्रेसिलेशन क्या है, चौपड़ क्या है, कि कोई भी शेप लेते हैं वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। कैसे, उनमें ना तो गैप है, विदाउट एनी गैप के, क्यों, उन आकृति में क्या है, बीच में गैप नहीं है और ओवरलैप भी नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाएगी, ऐसी शेप हमारी क्या कहलाएगी, ट्रेसिलेशन कहलाएगी, चौपड़ कहलाएगी, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो इनमें क्या है, ना तो बीच में गैप है, ठीक है, और ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो ऐसा जो शेप बार बार क्या कहलाएगी, रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, एक किसी प्लेन के अंदर है, उनमें ना तो गैप है बीच में और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो टेसलेशन कहलाती है ऐसी शेप, ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मैथ में आगमनात्मक पेडागोजी में यूज होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग।
या फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी होते हैं हमारे, ठीक है, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको आगमनात्मक, और डिडक्टिव होती है हमारी निगमनात्मक। आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक क्या है, इसमें हम कैसे चलते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। जबकि निगमनात्मक में याद करने का तरीका है कि ये नी से स्टार्ट हो रहा है, तो यह भी क्या है हमारा नी से स्टार्ट होता है, तो नियम से उदाहरण की ओर, ठीक, नियम से उदाहरण की ओर। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, नोन है, ज्ञात है। उदाहरण क्या है, नोन है, ज्ञात है, हम जानते हैं उनको, ठीक है। मैं इस मार्कर का एग्जांपल बच्चों को दे रही हूँ, बेटा ये मार्कर है, तो बच्चे ये मार्कर जानते हैं। मैं उनको पेंसिल का एग्जांपल दे रही हूँ, रेजर शार्पनर का एग्जांपल दे रही हूँ, उनको काउंटिंग सिखा रही हूँ, तो बच्चे उन चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो ज्ञात से और नियम क्या होते हैं हमारे, अज्ञात होते हैं, अननोन, ठीक है। उदाहरण क्या है, टच फील कर सकते हैं हम। बच्चे को इरेजर शार्पनर है उसके पास, उसको बोलते हैं बेटा सभी अपने इरेजर क्या करें, इकट्ठे करें और इनको काउंट करें ये कितने हैं, तो बच्चा उन इरेजर्स को टच फील कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, सॉरी क्या है, कंक्रीट है, टच फील किया जा सकता है, मूर्त है, तो हम इसमें मूर्त से किसकी तरफ चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं, अमूर्त की तरफ चलते हैं। उदाहरण क्या है, विशेष है। उदाहरण क्या है, विशेष है। विशेष का मतलब क्या है, अलग अलग। हर बार जैसे हम बच्चे को ऐड करना सिखा रहे हैं, कभी मैंने एप्पल दिया, कभी मैंने इरेजर दिया, कभी शार्पनर दिया, कभी पेंसिल से उनको एडिंग सिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या कर रही हूं मैं, तो उदाहरण क्या है, विशेष है, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जबकि नियम क्या है हमारा, सामान्य है, वही रहेगा सबके लिए भाई। ऐड का साइन प्लस ही आएगा, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, नियम है। तो विशेष से सामान्य की ओर। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग के, इंडक्टिव मेथड्स के कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो नियम है वो हमारे क्या है, अज्ञात है, अननोन है। नियम क्या है, अननोन है। नियम क्या होते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको हम टच फील नहीं कर सकते, ठीक है। और नियम क्या है हमारे, सामान्य है, जनरल है। नियम क्या है हमारे, जनरल है, सबके लिए एक ही रूल है, नियम बनाया हुआ है, ठीक है। तो अननोन टू हम क्या जाते हैं, नोन जाते हैं डिडक्टिव में, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाते हैं मूर्त की तरफ, ठीक है। और जनरल टू पर्टिकुलर, विशेष की तरफ जाते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग में हम साइट एग्जाम्पल का यूज करते हैं, किसी कंसेप्ट को क्या करते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, किसी कंसेप्ट को बना रहे होते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास, कई 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, फिर उनसे मैं एक नियम बनाऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस कंसेप्ट को बिल्ड कर रही हूँ, तो बना रही हूँ। तो इसमें हम कंसेप्ट को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, या आप कह सकते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स। अब नेक्स्ट है जियो बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जियो बोर्ड, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। जियो बोर्ड क्या है, स्क्वायर बोर्ड जैसी इसकी शेप आपको चित्र में दिख रही है, क्या है, स्क्वायर बोर्ड जैसी शेप है। जियो बोर्ड क्या है, स्क्वायर बोर्ड जैसा होता है, और उस पर क्या होते हैं, नेल्स आपको दिख रहे हैं, डॉट 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 बने हुए हैं, ठीक है। और नेल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड हैं, जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हो क्या है, नेल्स, ये उस बोर्ड के ऊपर क्या है, बने हुए हैं। अब इन डॉट की सहायता से, ठीक है, डॉट की सहायता से हम क्या करते हैं कि हम कोई रबड़ बैंड लेते हैं, विद द यूज ऑफ रबड़ बैंड, रबड़ बैंड की सहायता से, ठीक है। वो जो देखें आकृति देखें,
ये स्क्वायर बोर्ड है, इस पे डॉट 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 बने हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन डॉट पर हम क्या करेंगे, उस रबर बैंड को लगाएंगे तो हम बच्चे को मेजरमेंट सिखा सकते हैं। कौन सा मेथड क्या सिखा सकते हैं, हम उसको मेजरमेंट मापन सिखा सकते हैं इस रबर बैंड का यूज करके जियो बोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसका मेजरमेंट मापन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिक शेप बना सकते हैं। यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, ठीक है। इन डॉट के ऊपर हम क्या करते हैं, रबर बैंड का यूज करके किसी भी ज्योमेट्री शेप को बच्चे को हम अंडरस्टैंड करा पाते हैं, ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। बच्चे को हम समझा पाते हैं, ठीक है। क्या है, हमारा जियो बोर्ड है। जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, क्या होता है, स्क्वायर बोर्ड है, इस पे नेल्स बने हुए हैं। रबर बैंड की सहायता से हम क्या करते हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड करा पाते हैं, शेप्स का, मेजरमेंट का, न्यूमेरिकल कंसेप्ट हम बच्चे को सिखा पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबैकस। नेक्स्ट क्या है, अबैकस। टॉयज भी देखे होंगे आपने अबैकस के, ठीक है। अबैकस क्या है, एंशियंट टाइम से चल ही आ रहा है, हमारा मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट है एक, ठीक है। वैदिक समय से, कि काफी पहले से क्या है, हम इसको मैथ के लिए, मैथ सिखाने के लिए यूज करते हैं। एंशियंट मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट है कि एक यंत्र है, ठीक है, जिससे हम क्या करते थे, वैदिक टाइम से मैथ सिखाते थे, ठीक है। एंशियंट टाइम से, वैदिक समय से चला रहा हमारा क्या है, मैथमेटिक्स का इंस्ट्रूमेंट है। किसका बना होता है, बेसिकली या तो वुड का बना होता है, या टॉयज में आपको प्लास्टिक का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली लकड़ी का बना होता है या फिर प्लास्टिक का। उस पे ये एक रोड होती है, ऐसे बना होता है, और उसमें ये क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, और ये क्या होती हैं, मूव कर सकते हैं इजिली, क्या हो सकती है, मूवेबल होती है, ठीक है। इससे हम बच्चों को अंडरस्टैंड करा पाएंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या प्लेस वैल्यू बच्चे को क्या करते हैं, सिखा पाते हैं, और इजीली सीख पाता है बच्चा, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या प्लेस वैल्यू, ठीक है, बच्चे को फ्रैक्शंस का ज्ञान हम इजीली बच्चे को क्या करते हैं, सिखा पाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ठीक है। अबेकस का चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो रिंग्स हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, और ये जो बीच में एक रोड लगी हुई है, इस पर ये रिंग्स हैं, ठीक है, और ये इजीली क्या है, मूव हो सकते हैं, माउंटेड है। नेक्स्ट है डायनेंस ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक, डायनेंस नेक्स्ट है डायनेंस ब्लॉक। इसके अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, मैनिपुलेटिव टूल्स होते हैं, जो कि हम प्लेस वैल्यू या बेसिक जो हमारा मैथ है, जोड़ घटा गुणा भाग, उसको सिखाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं डायनेंस ब्लॉक का, ठीक है। डायनेंस ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, मैनी टूल्स बने हुए हैं, जो कि बेसिक हम बच्चे को सिखाते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, जो बच्चे को हम बेसिक मैथ सिखाते हैं, उसमें आप प्लेस वैल्यू में क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू बच्चे को हम सिखाने में क्या होगा, यूजफुल रहेगा डायनेंस ब्लॉक। इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, 4 टाइप्स हैं आपका, यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब, ठीक है। यूनिट जो है हमें ज्ञान कराती है वंस का, इकाई के अंक का। रॉड हमें ज्ञान कराती है टेंस का, दहाई के अंक का। फ्लैट हमें किसका ज्ञान कराता है, हमें कराता है फ्लैट 100 का, सैकड़े का। और क्यूब हमें 1000 का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मैनिपुलेटिव टूल्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, यंत्र हैं, जिसके द्वारा हम बच्चे को इजीली बेसिक मैथ जो है सिखा पाते हैं, टीच करा पाते हैं। 4 टाइप्स हैं इसके, यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। यूनिट 1 को रिप्रेजेंट करती है, रॉड 10 को रिप्रेजेंट करती है, और फ्लैट जो है हमारा वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, और क्यूब हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले पाए। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।